हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडकेम क्लासेस में। तो जो है हम अपने जीओसी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फील्ड इफेक्ट। अभी तक हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार का होता है, माइनस आई और प्लस आई, और फील्ड इफेक्ट जो है एक तरह का इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही कार्य करता है। ये एक ऐसा इफेक्ट है जो इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही कार्य करता है। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आपके सामने दो कंपाउंड लिख रखे हैं, ए और बी। कुछ इस तरह के आपके सामने दो कंपाउंड लिख रखे हैं, एक ए है हमारा और एक बी, ठीक है। और मैं इसमें आपसे पूछना चाहता हूं किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। एसिडिटी का आपका क्या मतलब कि आपको ये वाला H प्लस निकालना है, आपको ये वाला, क्योंकि COOH वाला H प्लस सबसे पहले निकलेगा, तो आपको ये वाला H प्लस निकालना है। तो यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन सब में जो है एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप कैसे इसका आंसर करोगे बताइए। तो देखिए जरा, अगर यहां किसी वजह से निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज क्या आएगा, मतलब इसका मैं कंजुगेट बेस बना रहा हूं, यहां निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, जो ये हमारा Cl है, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इस जो है निगेटिव चार्ज को करेगी रिपल। कैसे रिपल करेगी, फील्ड, एक ये इफेक्ट है जो फील्ड से लगता है, फील्ड मतलब स्पेस, तो स्पेस के थ्रू, क्योंकि भाई ये निगेटिव चार्ज यहाँ है और ये भी कहीं इसके ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। तो क्या काम करेगी, इसे रिपल करेगी, जिसकी वजह से इसे स्टेबल नहीं होने देगी। इस वाले में देखिए, अगर ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो Cl जो है वो दूर लगे हुए हैं इस निगेटिव चार्ज से, ठीक है। Cl इस निगेटिव चार्ज से दूर लगे हुए हैं, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। जबकि ये निगेटिव चार्ज इस Cl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, रिपल करेगी, क्योंकि दोनों एक ही साइड है। तो देखिए फील्ड इफेक्ट क्या होता है, ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट जो थ्रू स्पेस लगे, ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट जो थ्रू स्पेस लगे, उसे हम फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें देखिए, तब ये जो है इसे स्टेबल नहीं होने दे रहा है और ये स्टेबल है। अगर इन दोनों में एसिडिटी की बात करूं तो कौन एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्या है इसका रीजन, फील्ड इफेक्ट की वजह से वो वाला कंपाउंड हमारा ज्यादा स्टेबल है। दूसरा फील्ड इफेक्ट का एग्जांपल देखिए, ये दोनों है हमारे पास कंपाउंड। अगर मैं इनकी बेसिसिटी की बात करूं, ध्यान से सुनना, बेसिसिटी, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ किसी भी चीज को आने से क्या करेगी, रोकेगी। क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा, तो H प्लस जो है इधर जल्दी आके नहीं लग पाएगा ड्यू टू इस लोन पेयर के कौन से इफेक्ट के कारण, फील्ड इफेक्ट के कारण, ठीक है। एक तरह से स्ट्रिक्ट क्राउडिंग भी यहाँ बोल सकते हैं हम, कि जो है यहाँ कुछ भी चीज नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, रिपल करेगा। और आप अगर इसमें देखा जाए कि अगर आप इसमें माइनस आई देखते हो कि इस नाइट्रोजन का इस पे माइनस आई लगा हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन दूर लगा हुआ है, तो 5 कार्बन तक तो इंडक्टिव इफेक्ट वर्क ही नहीं करता है। जबकि तो यह रीजन क्या है इस चीज का, इसका रीजन है ये फील्ड इफेक्ट, कि फील्ड के थ्रू इंडक्टिव लग रहा है, ये फील्ड के थ्रू इंडक्टिव लग रहा है, कि यहाँ जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ पुल कर रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है। फील्ड के थ्रू इंडक्टिव लग रहा है, या मैं कहूं स्पेस के थ्रू लग रहा है, तो इसे बोलते हैं हम जो है फील्ड इफेक्ट। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने मैंने एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है आपसे। इन दोनों में आपको एसिडिटी बतानी है कि भाई किसकी एसिडिटी हमारी ज्यादा होगी और क्यों। इन दोनों में आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। तो ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन, ये CH3, इसका कौन सा इफेक्ट है, इस पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, और इस CH3 का भी कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज, मतलब कंजुगेट बेस मैंने बना दिया। बताओ प्लस आई कंजुगेट बेस को क्या करता है, प्लस आई निगेटिव चार्ज को क्या करता है, डीस्टेबल। तो ये दोनों इसे डीस्टेबल कर रहे हैं। पर बात एक आई हमारी कि जो है प्लस आई किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का प्लस आई ज्यादा होता है या CH3 का प्लस आई ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का प्लस आई ज्यादा होता है या CH3 का, मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी तो वहां क्या लिखवाया था, CH3 का प्लस आई ज्यादा होता है। तो मतलब CH3 निगेटिव चार्ज को ज्यादा डीस्टेबल करेगा, और हमें पता है जो कंजुगेट बेस, जो निगेटिव चार्ज हमारा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिड होगा। तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा इसमें, ये वाला फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड से
10 गुना ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होता है। तो देखिए ये ऑर्डर है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए मैंने आपके सामने लिख रखा है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। आपको अमाइंस की बेसिसिटी बतानी है। 3 अमाइंस आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। ये कैसी अमाइन है अगर आपको पता हो तो 1 डिग्री अमीन्स, ये 2 डिग्री अमीन्स, ये 3 डिग्री अमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इन तीनों में आपको जो है बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। बेसिसिटी का क्या मतलब, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ से जो है वो डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, इनकी जो अमाइंस की बेसिसिटी है 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। कौन कौन सा? सबसे पहला इंडक्टिव, दूसरा कौन सा है हमारा? स्ट्रिक क्राउडिंग। तीसरी चीज हमारी किस पर डिपेंड करती है? सोलवेंट इफेक्ट। हम एक एक करके तीनों को समझते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं हमारे अमाइंस पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव देखिए, अगर हमारा यहाँ एक R ग्रुप लगा हुआ है, सपोज करो ये हमारा R ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या काम करेगा? इसे कौन सा इफेक्ट करेगा? प्लस आई शो करेगा। यहाँ हमारे 2 R लगे हुए हैं तो और ज्यादा प्लस आई, यहाँ 3 R लगे हैं तो और ज्यादा प्लस आई। तो इनके मुताबिक क्या होना चाहिए कि भाई 3 R लगे हुए हैं तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। सब नाइट्रोजन को दे रहे हैं तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, तो वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। सीधी बात ये तो समझ में आ रही है आपके कि नाइट्रोजन जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इसके हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यही तो होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रिक क्राउडिंग की, तो स्ट्रिक क्राउडिंग क्या बोलता है? देखिए कि भाई यहाँ 3 R लगे हुए हैं, तो कोई भी जो H प्लस आएगा यहाँ कोई भी H प्लस आकर लगेगा, या मैं कहूँ ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इन R की वजह से, क्योंकि ये 3 बड़े बड़े R ग्रुप लगे हुए हैं, तो जल्दी से डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या करेंगे? आने ही नहीं देंगे। इतना ज्यादा स्ट्रिक क्राउडिंग हो रही नाइट्रोजन के आसपास, इतने बड़े बड़े एटम लगे हुए हैं कि किसी भी चीज को आने ही नहीं देंगे। इसमें क्या है? इसमें 2 R लगे हुए, इसमें 1 R लगा हुआ है। तो स्ट्रिक के हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए? सबसे ज्यादा 1 डिग्री बेसिक, फिर 2 डिग्री बेसिक, फिर 3 डिग्री। वही स्ट्रिक क्राउडिंग के हिसाब से तो ये ऑर्डर होना चाहिए कि सबसे ज्यादा 1 डिग्री बेसिक, फिर 2 डिग्री बेसिक, फिर 3 डिग्री बेसिक। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तीसरा चीज देखिए सोलवेंट इफेक्ट क्या बताता है कि सपोज करो इस पर जो है H प्लस आके लग गया, तो हमारा बेस का क्या बन गया? कंजुगेटेड एसिड। तो कंजुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी डिफाइन कर रहा है किस प्रकार से? देखिए जरा, कंजुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी किस प्रकार से डिफाइन कर रहा है। सपोज करो ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी वाले पे जो है वो हाइड्रोजन H प्लस आके लग गया है, इस तरह से कंजुगेटेड एसिड बन गया है। अब वाटर मॉलिक्यूल जो होगा हमारा, सोलवेंट जो जनरली हम लेते हैं, तो सोलवेंट क्या काम करेगा? वही वाटर कुछ इस तरह से जो है आकर लगेगा हमारा, इस तरह से कुछ जो है कंडीशन उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन भी जो है कनेक्टेड रहेंगे। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है इस प्राइमरी अमाइंस के पास, प्राइमरी अमीन्स के पास बोल सकते हो 3 हाइड्रोजन है। किसके लिए? सोलवेंट इफेक्ट से जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, जो हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। और जितना ज्यादा बॉन्ड बनते हैं उतनी ही किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। अब दूसरा देखिए 2 डिग्री क्या बोलता है भाई कि 2 डिग्री में एक जो है ये हाइड्रोजन लग गया, एक ये हाइड्रोजन लग गया, पॉजिटिव चार्ज। ये 2 डिग्री है हमारा। अब क्या होगा? इसमें भी जो है क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोलवेंट की वजह से, सोलवेंट इफेक्ट जिसे बोल रहे हैं हम यहाँ। तो कितने हाइड्रोजन फ्री है इसके पास? 2 डिग्री वाले के पास अगर इसका कंजुगेट एसिड बना दूं तो 2, इसके पास 3, और टर्सरी वाले के पास 1 हाइड्रोजन, तो पहले 1 हाइड्रोजन भी नहीं है और 1 हाइड्रोजन आके लग रहा है, कंजुगेट एसिड बनाए तो 1 हाइड्रोजन। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, इसके पास 2, उसके पास 1। और मैंने आपको बताया जितना ज्यादा जो है बॉन्डिंग होती है किसी भी कंपाउंड में, वो चीज उतनी ही स्टेबल होती है, क्योंकि बॉन्ड बनने से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या पता चल रहा है कि कंजुगेट
कंजुगेटेड एसिड जो है हमारा वो 1 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री वाले का, फिर 3 डिग्री वाले का। तो सोलवेंट इफेक्ट की वजह से क्या होना चाहिए आपका, सोलवेंट इफेक्ट की वजह से ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कुछ इस प्रकार का ऑर्डर आना चाहिए आपके सोलवेंट इफेक्ट की वजह से। तो ये सारी तो खिचड़ी सी पक गई है कि हम जो है क्या ऑर्डर दें। तो ध्यान से सुनिए, अमाइंस का जो ऑर्डर होता है कहीं कहीं होता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर बेसिक, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कहीं कहीं ऑर्डर होता है कहीं कहीं ऑर्डर होता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ये किसका ऑर्डर है, बेसिसिटी का। और ये ऑर्डर हमें कैसे पता चलता है, ये मैं अभी लिखवाता हूं आपको, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सपोज करो हम जो है गैसियस फेस में अमाइंस की बेसिसिटी देख रहे हैं, हमारे पास सोलवेंट नहीं है, हम सिर्फ गैसियस फेस में जो है वो अमाइंस की बेसिसिटी देख रहे हैं। या मैं आपसे दूसरे शब्दों में बोल लूं, हम जो है नॉन एक्वस सोलवेंट जिसमें जो है, या मैं कहूं पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में अमाइंस की बेसिसिटी देख रहे हैं या गैसियस फेस में, तब क्या होगी, तब हमारा ये सोलवेंट इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो गैसियस फेस में जो अमाइंस की बेसिसिटी होगी वो सीधा सीधा हम इंडक्टिव इफेक्ट से डिफाइन करेंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। किसकी वजह से है ये, गैसियस फेस में, या मैं कहूं पोलर एप्रोटिक अगर हमारा सोलवेंट है तो कुछ इस तरह से। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हमारा जो है पोलर एप्रोटिक भी नहीं, अगर हमारा पोलर सोलवेंट नहीं है या गैसेस सोलवेंट गैसेस फेस में, तो इसका ऑर्डर ये होगा कुछ इस तरह से। इतनी बात समझ में आई। पर अब बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कहाँ हमारा 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री ये वाला ऑर्डर होगा और कहाँ हमारा ये वाला ऑर्डर होगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल लिखवाई है कुछ इस तरह से। देखिए आपके सामने एक टेबल लिखी हुई है। ये टेबल आपसे क्या बोलती है, देखिए टेबल आपसे बोलती है कि ये आर मतलब कौन कौन से ग्रुप हमारे अमाइंस पे जुड़े हुए हैं। अगर हमारे अमाइंस पे केवल CH3 ग्रुप है, केवल एल्किल ग्रुप है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और NH3 कुछ इस तरह से जो है हमारा ऑर्डर होगा किसका, एसिडिटी का, सॉरी बेसिसिटी का। अगर हमारा R ग्रुप ये है तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। R ग्रुप थोड़ा और हमने स्ट्रिक्ट क्राउडिंग बढ़ा रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट क्राउडिंग और बढ़ाने पे क्या हुआ, R ग्रुप अगर ये है तो हमारा ऑर्डर कुछ ये हो जाएगा। हमने और ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राउडिंग बढ़ा दी, तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राउडिंग बढ़ाने पे क्या होगा, ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा। तो आप इसमें से कोई सी भी बात ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ऊपर के ये दो जो है वो याद करना, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री कब होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री कब होगा, ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई, इतनी बात समझ में आई जो मैंने ये बताया है या नहीं समझ में आई। तो चलो मैं आपसे अब क्वेश्चन कराता हूं, आप क्वेश्चन बताना। एसिडिटी का ऑर्डर बताना है आपको, एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। तो एसिडिटी का ऑर्डर 2 मैं आपके सामने लिख रहा हूं, CH2 और COOH, और लिखा है OCH3 CH2 C*OH। अब इन दोनों में मैं आपसे पूछूं कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए इन दोनों में कौन सा वाला हमारा ज्यादा एसिडिक होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं इनके कंजुगेट बेस बना दूं, मैंने इनके कंजुगेट बेस बना दिए, तो कंजुगेट बेस बनाने पे, चलो कंजुगेट बेस यहाँ लिखता हूं आपका कि मैंने जो है पहले इस वाले का, फर्स्ट वाले का कंजुगेट बेस जो है मैं आपके सामने बना रहा हूं। तो मैंने इसका जो है कंजुगेट बेस ये बना दिया। कंजुगेट बेस में हम क्या करते हैं, जनरली यहाँ नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं, और इसका भी मैंने यहाँ कंजुगेट बेस बना दिया आपके सामने। तो मैं इसका भी कंजुगेट बेस बना दूं, बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी उससे। अगर मैं इसका जो है वो कंजुगेट बेस बना दूं तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी। तो देखिए इसका भी मैंने कंजुगेट बेस बना दिया, यहाँ निगेटिव चार्ज। अब हमें देखना है कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए इस OH का कौन सा इफेक्ट, -I, केवल -I वर्क कर रहे हैं। इस OCH3 का है कौन सा इफेक्ट, -I। किसका -I ज्यादा होता है, किसका लिखवाया था मैंने, इसका -I इससे ज्यादा है, OS से। और -I निगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबल। -I निगेटिव चार्ज को केवल स्टेबल ही तो कर रहा है।
तो स्टेबल तब है हमारा कंजुगेट बेस, तो हम क्या कह सकते हैं, ये इसका जो एसिड था वो ज्यादा एसिडिक था। तो इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा हमारा, ये वाला। इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला। बताओ इतनी बात समझ में आई, जो मैं ये बता रहा हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट जो है आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए मैंने आपके सामने क्या लिखा है, मेसोमरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस। मेसोमरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस, तो दोनों को एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए इन दोनों में जो है वो बहुत छोटा सा अंतर है। मेसोमरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में जो है बहुत छोटा सा अंतर है। छोटा सा क्या अंतर है, देखिए मैं पहले अंतर ही बता देता हूं आपको, फिर जो है हम डिस्कस करेंगे। सपोज करो आपके पास जो है कुछ इस तरह का कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये गया इधर, ये गया इधर, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे देखिए और थोड़ा इसे डिटेल पूर्वक देखिए कि जो है ये और ये वाला जो है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने जो है इलेक्ट्रॉन ले लिए, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये बॉन्ड जो है यहां से टूटा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटा, ये वाला, और इस वाले ने टूट के क्या बनाया, इस वाले बॉन्ड ने टूट के यहां बनाया एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ निगेटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव निगेटिव ने आपस में क्या काम करा, एक बॉन्ड बना लिया। इस पॉजिटिव और इस निगेटिव ने क्या करा, आपस में एक बॉन्ड बना लिया, कुछ इस तरह से। ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये इधर चला जाए, ये इधर कैसा जाएगा, सेम चीज, ये देखिए इधर कैसा जाएगा, ये भी देखिए आप, ये इधर कैसे जाएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से है हमारा मॉलिक्यूल, ये O नेगेटिव, ये गया इधर, ठीक है। अब यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज, अब ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, और इधर हमारा पॉजिटिव था। इस पॉजिटिव इस निगेटिव के बीच में बॉन्ड बना दूं, बना दिया। इस पॉजिटिव इस निगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में मैंने क्या बना दिया, बॉन्ड। तो इस तरह से कुछ इफेक्ट हमारा काम कर रहा है। तो ये जो हमारा टोटल इफेक्ट हो रहा है कौन सा है, ये मेसोमरिक इफेक्ट। ये क्या है हमारा मेसोमरिक, क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो है वो मूवमेंट हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहीं कहीं जो है लोन पेयर का भी जो है मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज का क्या मतलब, पहला हमारे लॉक थे, ताला लगा हुआ था इलेक्ट्रॉन में, पर अब क्या हो गया, हमारे डीलोक, उनका ताला खुल गया और क्या हो गया, मूव कर रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। और ये काम करता है पाई बॉन्ड और जो है लोन पेयर कहीं हो तभी, ठीक है। तो क्या देख रहे हो आप, ये क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इस जो ये इफेक्ट हुआ, इसे क्या कहेंगे हम, जो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, इसे कहेंगे मेसोमरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, मेसोमरिक। और ये टोटल फिनोमिना जो है, ये टोटल फिनोमिना जो सब कुछ है, ये है रेजोनेंस। बहुत छोटा सा अंतर है। या दूसरे शब्दों में रेजोनेंस की डेफिनेशन दे सकता हूं आपको, अगर कहीं कोई एक स्ट्रक्चर, किसी कंपाउंड की कोई एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब उस कंपाउंड में रेजोनेंस है, कि उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट करता है, जिन्हें सबको मिला के हम उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। तो टोटल फिनोमिना जो है वो रेजोनेंस है। और ये जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो ये हो रहा है, ये क्या इफेक्ट हमारा, ये मेसोमरिक इफेक्ट। हम पर इन्हें जो है एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा इनमें कोई अंतर नहीं है, तो हम इन्हें एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप बस ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो भाई देखिए, अब आपके सामने कोई स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकती है कि ये हमारा OH और ये कुछ इस तरह से है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है, ये लोन पेयर। तो इसने लोन पेयर क्या काम करे, ये लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन इसने इधर डोनेट करे। इधर डोनेट करने पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इधर डोनेट करने पे क्या हुआ। अब सपोज करो यहाँ एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ कैसा चार्ज लिख दूं मैं, यहाँ चार्ज लिख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लिख दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इधर गए, इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इधर जा रहे हैं, मतलब क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। तो इसने
जो है अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो यहाँ क्या कैसा बन गया, एक बॉन्ड बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो गया। और जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव और इस पर पहले से पॉजिटिव था, मिलके क्या हो गए, गायब हो गए, कुछ इस तरह से। अब इसका क्या हो सकता है, ये भी इसके साथ जो है ऐसे कंजुगेशन में जा सकता है, तो देखिए ये भी जो है इसके साथ कंजुगेशन में जा सकता है और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी शो कर सकता है, ये और इधर हमारा निगेटिव चार्ज। और जो आपकी इस तरह की स्ट्रक्चर होंगी उन्हें कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम हमेशा डिफाइन करते हैं कुछ इस प्रकार के एरो से, ये कुछ इस प्रकार के एरो से हम अपनी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अब आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक बेंजीन की कहानी सुनाने जा रहा हूं, कैकुलेट की। तो सबसे पहले क्या था कि एक स्ट्रक्चर थी बेंजीन की कुछ इस तरह से, एक स्ट्रक्चर थी बेंजीन की कुछ इस तरह से, ये हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे पहले की कहानी सुनो, अगर हमारा एक जो है साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसका जो है मैं हाइड्रोजनेशन कर रहा हूं, और हाइड्रोजनेशन करने पे हमारा क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का। हाइड्रोजनेशन करने पे एक हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का। तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, जैसे मैं लिख दिया डेल्टा H माइनस का 120 किलोजूल पर मोल, इस तरह से कुछ हमारी एनर्जी रिलीज हुई 120 किलोजूल पर मोल, 120 किलोजूल पर मोल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। पर इसके साथ साथ हमने क्या देखा, अगर सेम जो है साइक्लोहेक्सेन में दो डबल बॉन्ड है और उसका जो है हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजनेशन करने पे हमारा क्या होना चाहिए था कि इसकी एनर्जी 120 की 140 होनी चाहिए थी, निकलनी चाहिए थी, प्लस डेल्टा H इसका जो एनर्जी रिलीज हुई वो माइनस का 232 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और जब हमने सेम चीज करी किसके साथ, बेंजीन के साथ, तब हमने सेम चीज करी किसके साथ, बेंजीन के साथ, हमने बेंजीन के साथ सेम चीज करी, तो होना कितना चाहिए था इसके, ये सॉरी ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ जो है ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये हटा लेना। और तब हमने बेंजीन के साथ रिएक्शन करी तो डेल्टा H निकलना कितना चाहिए था बताओ, इसका लगभग एक तिहाई, 120 का लगभग सॉरी तिहाई निकल 3 गुना निकलना चाहिए था, 120 का 3 गुना 360 के आसपास निकलना चाहिए था। चलो 340 निकल जाती एनर्जी, 340 किलो जूल पर मोल, पर ऐसा नहीं हुआ। डेल्टा H जो एनर्जी रिलीज हुई हाइड्रोजनेशन करने पर वो थी माइनस का 208 किलो जूल पर मोल। हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे संभव है ये? अगर मैं सिंपल साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो भाई ये तो मॉलिक्यूल उससे बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल अलग है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो पर एक चीज और सुनिए, जो भी हमारे कहीं डबल बॉन्ड होते थे, डबल बॉन्ड कहीं भी है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये हमारा डबल बॉन्ड और ये हमारा डबल बॉन्ड, इस तरह के कंपाउंड हमेशा एडिशन रिएक्शन शो करते थे। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, कुछ भी चीज जाकर ऐड हो जाए, जैसे ए बी है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो सीधा जाकर जैसे अगर हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल है ये, और ये जो है हमारा बी पे इलेक्ट्रोफाइल, सिर्फ चीजें ऐड हो रही हैं या सिर्फ ऐड हुई। पर इस वाले में आप क्या देख रहे हो, बेंजीन की तब हम रिएक्शन कराई तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो कर रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे ए और बी लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर हमारी कुछ भी चीज आकर सिर्फ इसकी जगह लग जाए और ये हमारा निकल जाए, ये बाई ए बन जाए, मतलब एक हमारे ग्रुप या आइटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया और दूसरी चीज उसकी जगह आकर लग गई, ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन शो हो रही है। तो बात आई भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने मत देने शुरू करे। उन्होंने कही कि बेंजीन जो है वो एक फॉर्म में नहीं रहती, बेंजीन जो है उसकी फॉर्म लगातार चेंज होती रहती है। एक साइंटिस्ट है हमारे डिवार, उन्होंने बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से डिफाइन करी कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से रहती है, और इसकी स्ट्रक्चर जो आपस में है ये रेजोनेटिंग फॉर्म में, मतलब रेजोनेंस करती रहती हैं कुछ इस तरह से, और इनकी जो है 3 रेजोनेटिंग फॉर्म होती है। एक साइंटिस्ट ने कुछ इस प्रकार से जो है वो डेफिनेशन दी। ये जो है इसे हम कहते हैं डेवर बेंजीन, डिवार
वेंजीन, वेंजीन, ठीक है। तो डिवारे ने ये फॉर्मूला दिया, उसके बाद कैकुले भी उस पर खोज कर रहे थे। तो उस टाइम तब बेंजीन की खोज हो रही थी, तो कैकुले की एक स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम ने जो है वो पब्लिश करी। उन्होंने क्या बताया उस अपने आर्टिकल में, उन्होंने बताया कि कैकुले ने रात में एक सपना देखा। कैकुले ने रात में एक सपना देखा और एक सांप था कुछ इस तरह से। ये एक सांप है और ये जो है उसका मुंह है, ये सांप का जो है वो मुंह है, ठीक है। और सांप ने क्या काम कर रखा है, अपनी जो पूंछ है उसे अपने मुंह में दबा के रख रखा है। सांप ने अपनी पूंछ जो है वो अपने मुंह में दबा रखी है कुछ इस तरह से। और आर्टिकल में जो है सेम इस तरह से वो भी छपा था, एक पोस्टर भी छपा था। तो कैकुले ने इस तरह से सपना देखा और कैकुले बहुत दिनों से जो है वो बेंजीन पर वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, उनके दिमाग में बात आई, क्या जो हमारा बेंजीन है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कुछ इस तरह से मूव कर रही हो, कि जैसे सांप ने अपनी पूंछ दबा रखी है सपने में और सांप जो है ऐसे गोल गोल घूमे जा रहा है। तो ऐसा सपना आया था। तो कैकुले ने सोची कि कहीं जो है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ही तो नहीं मूव कर रही। पर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, ये सपना झूठ है। ऐसा कोई कभी कैकुले ने सपना ही नहीं देखा। बाद में न्यूज़पेपरों में भी छपी, सिर्फ उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बातों को लिखा था। और कहीं कहीं तो न्यूज़पेपर में ये भी छपा हुआ था कि एक दूसरे साइंटिस्ट ने, जो कैकुले के मित्र थे, उन्होंने पहले मतलब बेंजीन की मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली थी। तो कैकुले ने थोड़ी मतलब चालबाजी से ये सब काम करे कि अपना नाम जो है वो करा दिया। पर जो भी है, हम उससे क्या लेना देना कहानियों से। तो कैकुले ने जो है बताया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है कि ये हमारी जो है ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो तीनों डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, ये डीलोकलाइजेशन करते रहते हैं, मतलब अपनी ऐसे पोजीशन से घूमते रहते हैं। ये डीलोकलाइजेशन इनमें हो रहा है। और इस एरो से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, देखो ये एरो देख लीजिए आप ध्यान से। तो स्ट्रक्चर बेंजीन की कुछ इस प्रकार से होगी कि ये, ठीक है, इस तरह से। तो उन्होंने कही कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं एक्चुअली में बेंजीन की कोई भी प्रॉपर्टी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों जो है बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो कैकुले ने बताया ये दोनों हमारी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या जो है ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल में हमारी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वो हमारी कुछ इस तरह से होगी। जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से। ये बेंजीन की असली स्ट्रक्चर है। वो ही देख लो, सांप ने अपनी पूंछ दबा रखी है, आराम से घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसके और इसके बीच में यहाँ कहीं बेंजीन रिंग की ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिल रही है। तो ये जो है हमारी क्या थी, ये थी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है हमारी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखिए जरा, ये है डेल्टा ई, ये है डेल्टा ई, ठीक है। ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ए, ये हमारी स्ट्रक्चर है बी, और ये हमारी स्ट्रक्चर है सी। तो जो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, सपोज करो वो कुछ हो सकती है, ये डी हो सकती है, डेवर बेंजीन की एफ हो सकती है, जी हो सकती है। और ये जो हमारी ए बी है, इनकी एनर्जी कहीं यहाँ है। ये हमारी ए की एनर्जी है और ये हमारी बी की एनर्जी है, लगभग ये तो बिल्कुल सेम है, तो सेम एनर्जी है। और जो हमारी एक्चुअल में हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसकी एनर्जी थोड़ी इनसे कम होगी, इधर इसकी एनर्जी हमारी इनसे कम होगी। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, उसकी एनर्जी हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होगी। और जो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ये होगा, जो हमारी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो हमारी हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होगा डेल्टा ई, इसे ही हम कहेंगे रेजोनेटिंग एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेटिंग एनर्जी। बताओ इतनी बात समझ में आई, क्या होता है रेजोनेंस के पीछे की कहानी। अब और समझिए रेजोनेंस में, ध्यान से समझते रहिएगा। तो देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, O माइनस O माइनस।
तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होगी कि निगेटिव चार्ज इधर जा रहा होगा और ये जो है कुछ इस तरह से जा रहा होगा, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये यहाँ से टूटा, ये निगेटिव चार्ज, ये प्लस, ये निगेटिव और ये निगेटिव, और इस निगेटिव इस पॉजिटिव ने क्या बनाया, बॉन्ड, जिसे मैंने कुछ इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या है हमारा, तो O डबल, यहाँ क्या था हमारा सिंगल, यही था, तो सिंगल बॉन्ड O- और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड O। बताओ इतनी बात क्लियर हुई। और यहाँ से क्या हो सकता है आपका, यहाँ से एक चीज और हो सकती है कि ये जो है कुछ इस तरह से जाए। अब की बार क्या करें, हम इसे भेज रहे हैं और ये कुछ ऐसा जा रहा है, ये देखिए ये गया इधर और ये गया इधर, तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ भी निगेटिव चार्ज और यहाँ भी निगेटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड, कुछ एक तक इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। तो ये सब क्या है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पर जो इसकी एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी वो किस तरह से रही होगी, देखिए वो इस तरह से होगी, ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन, और ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, हर एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितनी है, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और माइनस चार्ज कितना है, 2, तो कितना होगा, माइनस का 2/3 चार्ज इस पर होगा, माइनस का 2/3 इस ऑक्सीजन पर चार्ज होगा, माइनस का 2/3 इस ऑक्सीजन पर चार्ज होगा। ये इसकी जो है सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखिए और क्या हो सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सपोज करो आपके पास कोई एक ग्रुप है NO2, कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ये निगेटिव, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर। क्या हो सकता है, ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। अब मैं पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगा, तो मैं जो है एक एक करके इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकती है, तो बेंजीन रिंग पाया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ O निगेटिव, यहाँ O निगेटिव, ये डबल बॉन्ड। समझ में बात आई। अब ये गया हमारा यहाँ, तो क्या होगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी, कि हमारा जो इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ जो है ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हमारा O- और O-। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी बताने के लिए जो है आप तैयार रहें। बताइए क्या होगी इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कर सकता हूं मैं, इस डबल बॉन्ड का भी क्या करूं, इधर मूवमेंट कर दूं, तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगे हुए और यहाँ आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। फिर आगे क्या हो सकता है, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो इसे भी तोड़ दूं, कि ये जो है फिर अपना एक ये निगेटिव चार्ज इधर गया और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, तो टोटल फाइनल स्ट्रक्चर फिर हमारी क्या बनी, नाइट्रोजन और O और ये डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से। पर आप देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ये भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें इधर डबल बॉन्ड है, इसमें इधर डबल बॉन्ड है, तो ये भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरह से मैंने इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दिखाई हैं। और देखिए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए आप, और क्या हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है आपके सामने, ये OH है, OH पे क्या है, लोन पेयर है। क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करे, ये इधर डोनेट करे, तो इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग पे कैसा चार्ज जा रहा है, निगेटिव चार्ज। अच्छा, जब कभी भी बेंजीन रिंग पर निगेटिव चार्ज आएगा तो उसे कहेंगे वो बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो गई, तो ये कह सकता हूँ एक तरह से एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जिनकी वजह से बेंजीन रिंग पर निगेटिव चार्ज आए उन्हें कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो आप इन्हें एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग के रूप में भी जान सकते हो। इसकी ऐसा यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर ये यहाँ गया, यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर ये बॉन्ड यहाँ से टूट के इधर हो गया, तो इस सबकी सारी स्ट्रक्चर बना लेना। यहाँ से हमें दो चीज समझ में आई कि एक ग्रुप तो ऐसे हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, और एक ग्रुप हमारे ऐसे हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहे हैं। जैसे आप इस OH को देखिए, ये क्या काम कर रहा है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है बेंजीन रिंग को, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये ग्रुप हमारा ऐसा है NO वाला कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है किससे, बेंजीन रिंग से। तो इसे भी हम दो, इसका मतलब रेजोनेंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में मैंने आपके सामने लिख रखा है
कि दो प्रकार की होती हैं, एक प्लस आर या प्लस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से प्लस एम भी बोलते हैं, माइनस आर माइनस एम, मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, उसे हम कहेंगे क्या है, वो प्लस आर जो है वो शो कर रहे हैं। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकते हैं बेंजीन रिंग से, उसे हम क्या कहेंगे, माइनस आर ग्रुप हैं, ये माइनस आर जो है वो शो कर रहे हैं। अब देखिए प्लस आर में कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप जिनके पास जो है लोन पेयर होंगे, जैसा आपका OH हो गया, OR हो गया, OC डबल बॉन्ड CH3 हो गया, NHCO CH3 हो गया, SH हो गया, SR हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गए हमारे, और NH2 हो गया, और हमारा जो है O- हो गया। तो इस तरह के ग्रुप हो सकते हैं जो आपके प्लस आर शो करेंगे। माइनस आर कौन शो करेंगे, ये वाले NO2 CHO COOH COCl COR, ये ETC, और भी हो सकते हैं एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं इसके भी ETC, और भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी ऐसे ग्रुप हो सकते हैं। तो इस टेबल को लिख लेना, इस टेबल को लिखिए, फिर मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, बहुत ही काम का नोट। इस स्ट्रक्चर को, इस सब जो मैंने आपको लिखवाया है उन सब को लिखिए, फिर मैं जो है आपको एक नोट लिखवाता हूं, काम का नोट, ठीक है। लिख लिया, चलो नोट लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखना प्लस आर इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड decrease the stability of negative charge दूसरा लिखो माइनस आर इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पूरे पॉइंट लिखो, प्लस आर इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, माइनस आर इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात जो है आप लिखिए, फिर मैं आपसे कुछ और बातें जो है वो करता हूं। समझ में आई इतनी बात? चलो आगे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। आपके सामने ये लिखा हुआ है BH2। आपको पता है कि बोरोन का जो है एक ऑर्बिटल खाली है, बोरोन का एक ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे नहीं है। तो क्या हो सकता है, यहाँ भी जो है ये भी कैसा इफेक्ट शो कर सकता है, ये भी माइनस आर शो कर सकता है, ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे जा सकता है, ये ऐसा ऐसा पूरे घूम सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ हमारे ग्रुप ऐसे हैं जो कंडीशन के हिसाब से प्लस आर और माइनस आर शो करते हैं, कुछ हमारे ग्रुप ऐसे हैं जो कंडीशन के हिसाब से प्लस आर और माइनस आर शो करते हैं। जैसा आप ये देखिए, अगर यहाँ आपका लगा हुआ है N डबल बॉन्ड O, इसमें क्या हो सकता है, ये आप बॉन्ड देख रहे हो, ये जाएगा इधर, ये जो बॉन्ड देख रहे हो ये जाएगा इधर, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इधर। क्या कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में दे रहा है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। और आपके सामने अगर ऐसा केस हो तो आप क्या बोल लोगे, अगर आपके सामने कुछ ऐसा केस आ गया तब आप क्या बोल लोगे कि CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए ये लोन पेयर हैं, ये गया इधर, ये डबल बॉन्ड है, तो ये गया इधर, ये डबल बॉन्ड है, ये गया इधर, और ये वाला बॉन्ड गया इधर। इधर कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। देखो इसमें क्या काम कर रहा है, ग्रुप प्लस आर का काम कर रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और ये ग्रुप इसमें क्या काम कर रहा है, माइनस आर का। तो कोई कोई ग्रुप हमारे ऐसे होते हैं जो कभी प्लस आर का काम करते हैं, कभी कभी माइनस आर का काम करते हैं, जिनमें एक तो ये पीएच भी हमारा ऐसा ही है, बेंजीन रिंग फिनाइल रिंग भी हमारा ऐसा ही काम करता है, NO भी हमारा ऐसे ही काम करता है। तो ये ऐसे ग्रुप है हमारे जो प्लस आर का भी काम करते हैं और माइनस आर का भी काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगली चीज देखिए, अगली चीज क्या है, ध्यान से सुनना, नोट लिखना, नोट। अब ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं,
OH। ठीक है, इसकी बात करता हूं सबसे पहले माइनस आई की। तो माइनस आई है इंडक्टिव इफेक्ट, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसका कहां होगा? तो देखिए सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा इस पोजीशन पे, इसे कहते हैं इप्सो पोजीशन। सबसे ज्यादा कहां होगा? इप्सो पोजीशन पे। उसके बाद कहां होगा? इधर और इधर। ये कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद कहां इसका इफेक्ट होगा? इंडक्टिव इफेक्ट की बात करो यहाँ, ये कौन सी पोजीशन है? मेटा, तो मेटा पोजीशन। फिर सबसे लास्ट में कहां होगा? ये कैसी पोजीशन है हमारी? पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था ये मतलब डिस्टेंस पे काम करता है कि मतलब सबसे डिस्टेंस जिसके पास होगी उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट, जिसकी डिस्टेंस सबसे दूर होगी उस पर सबसे कम इफेक्ट। पर अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, इसी कंपाउंड को अगर मैं लूं अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं और मैं सेम कंपाउंड आपके सामने लिख रहा हूं, तो ये OH देखिए, ठीक है। अब इसका ये गया यहाँ और ये गया यहाँ, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दूं। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? ये प्लस चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज और ये, ठीक। अब ये निगेटिव चार्ज जो है ये गया यहाँ और ये गया यहाँ, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी कि भाई ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और हाइड्रोजन और यहाँ निगेटिव चार्ज और ये, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो ये गया इधर और माइनस चार्ज आ जाएगा हमारा इधर, माइनस चार्ज आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से आ गया हमारा ये, और यहाँ निगेटिव चार्ज। अब देखिए इस केस में और क्या हो सकता है कि फिर ये वाला जो पूरा बॉन्ड है ये इधर ही चला जाए। मतलब दूसरी चीज मैं ये कहूँ, ये जो निगेटिव चार्ज है ये गया इधर और एक जो डबल बॉन्ड है ये गया इधर पॉजिटिव चार्ज पे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी कुछ हमारी कि हमारा OH हो गया, ये और ये स्ट्रक्चर हो गई। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए कि कोई भी अगर बेंजीन रिंग पे हमारा ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो प्लस R का हो चाहे आप यहाँ माइनस R का भी लगा के देख सकते हो, वे केवल कौन सी पोजीशन को इफेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले कहाँ आया? यहाँ ऑर्थो पोजीशन, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। तो केवल किस पोजीशन पे प्लस R और माइनस R हमारा काम करेगा? किस पोजीशन पे प्लस R और माइनस R हमारा काम करेगा? केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। मेटा पर जो है वो हमारे रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेटा पोजीशन पे किसी जो है ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो प्लस R शो करता हो या माइनस R शो करता हो। तो हमेशा मेटा पोजीशन पर आपको इंडक्टिव देखना होगा। मेटा पोजीशन पर आपको हमेशा इंडक्टिव देखना होगा, वहां प्लस R माइनस R नहीं लगेगा। एक बात थी ये हमारी, ये सब नोट करते रहना सारी चीज डिटेल में। नेक्स्ट चीज देखिए, अगर किसी वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, कोई बॉन्ड नहीं टूटा, सारे बॉन्ड जुड़े हुए हैं, देख लो सारे बॉन्ड जुड़े हुए हैं, निगेटिव पॉजिटिव है, तो उस केस में इस पे जो है वो माइनस R प्लस R काम नहीं करेगा। अगर यहाँ हमारा ये OH जुड़ा हुआ है या कुछ भी जुड़ा हुआ है OH या NO2, तो अगर ये सेम कंडीशन है तो इसकी जो हम स्टेबिलिटी देखेंगे वो प्लस R और माइनस R से नहीं देख सकते, क्योंकि इस पोजीशन पे केवल आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। ध्यान रखना, कभी भी अगर बेंजीन रिंग दे रखी है उसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो हमेशा वहां कौन सा देखना है आपको? इंडक्टिव इफेक्ट। वहां प्लस R माइनस R काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है ये एक ऑर्बिटल है जो इसके परपेंडिकुलर है, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। जबकि रेजोनेंस कहाँ काम कर सकता है आपका? जो हमारा प्लेनर हो वहीं हमारा रेजोनेंस काम करता है। तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा, कैसे घूमते रहें, इस निगेटिव चार्ज पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस निगेटिव चार्ज पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, जब कभी भी आपका जो है निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर हो कुछ इस तरह से, तो वहाँ आपको हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है, वहाँ आपको जो है प्लस R माइनस R नहीं लगाना। ये सब चीज़ जो है आपने नोट कर ली होंगी। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूँ। देखिए अगर मैं आपके सामने लिख दूँ OH और माइनस, ठीक है, और मैंने लिख दिया माइनस Cl और मैंने यहाँ लिख दिया माइनस
CH3। इन तीनों में अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछ रहा हूं तो आपको कोई सा इफेक्ट नहीं लगाना, सिर्फ इंडक्टिव लगाना है। आपको यहाँ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। देखिए इसका कैसा है -I, इसका कैसा है -I, इसका कैसा है +I। +I वाली चीज निगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करती, तो सबसे ज्यादा इसे 1, इसे 2, इसे 3 नाम दूं तो 3 वाला सबसे कम स्टेबल। 1 और 2 में देखिए तो -I किसका ज्यादा होगा, डिस्टेंस जिसकी कम होगी, क्योंकि DNP पे तो डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है, इसकी डिस्टेंस सबसे कम, तो इसका मतलब ये इसका -I जो है वो सबसे ज्यादा इसे स्टेबल कर रहा होगा, तो दूसरा सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर पहला। तो इसकी निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ये आपके सामने ऑर्डर है। ठीक, हाँ तो भैया अब लिखिए, अब मैंने आपके सामने लिख रखा है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि आपके सामने अगर बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है तो उनमें आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी स्टेबल है और कौन सी स्टेबल नहीं है। तो मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, इन पॉइंट को आप नोट करिए, फिर मैं आपसे एग्जाम्पल सोल्व कराता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले चीज हमें जो देखनी है स्टेबिलिटी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, वो देखनी है कोवलेंट बॉन्ड। जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी वो स्पीशीज हमारी ज्यादा स्टेबल होगी। जिसके अंदर हमारी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी वो स्टेबल होगी। तो सबसे पहले आपको देखना कोवलेंट बॉन्ड, अच्छा इसी क्रम में चलना है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे के इसी क्रम में आपको चलना है, ऊपर से नीचे के इसी क्रम में आपको चलना है। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड। दूसरे नंबर पर देखना है ऑक्टेट, कि जिनमें जो है ऑक्टेट फुल है एटम का, वो स्पीशीज हमारी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो आपको देखना है वो देखना है कि न्यूट्रल स्पीशीज विल बी मोर स्टेबल देन दी चार्ज स्पीशीज। तीसरे नंबर पर क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज हमारी जो है वो चार्ज स्पीशीज से ज्यादा स्टेबल होगी। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड में। ये ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है चार्ज सेपरेशन की वजह से जो है कंपाउंड एरोमेटिक हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये नोट करना, यहाँ जनरली लिख लेना, जनरली। ठीक है, जनरली का क्या मतलब, आमतौर पर। आमतौर पर क्या होगा, न्यूट्रल स्पीशीज जो है हमारी स्टेबल होगी किससे, चार्ज स्पीशीज से। अगला पॉइंट क्या देखना है आपको, फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज वियर नेगेटिव चार्ज, कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये सारे देखने के बाद, तीनों देखने के बाद, चौथा क्या देखना है आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और पांचवा आपको क्या देखना है, चार्ज सेपरेशन, की सेम चार्ज जो है वो पास नहीं होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, और डिफरेंट चार्ज जो है वो पास पास होनी चाहिए। चार्ज सेपरेशन शुड बी मैक्सिमम। ये पॉइंट लिखिए, फिर देखिए मैं आपसे एग्जांपल करा रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी हुई है 1 और 2। इनमें आपको स्टेबल बतानी है कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी स्टेबल है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना था, मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड। अपनी कॉपी सामने रखिएगा। तो देखिए कौन, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, इसमें 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक ज्यादा है, तो कौन सी स्टेबल होगी, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। बात समझ में आई। अब दूसरी देखिए, आपके सामने एक ये है, दूसरी ये है। इसमें क्या देख रहे हो कि सबसे पहले हमने क्या देखा, कोवलेंट बॉन्ड सेम है। अगली चीज देखो ऑक्टेट, कोई मतलब नहीं। तीसरी चीज देखो न्यूट्रल, दोनों चार्ज हैं। अगली चीज देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे। इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे। कौन सी स्टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज किसमें, इस वाली पे। तो ये वाली चीज हमारी ज्यादा स्टेबल है। आगे चलिए, तीसरा एग्जांपल देखिएगा आप। तीसरा एग्जांपल आपके सामने 4 स्ट्रक्चर लिखी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमें देखना कौन सी स्टेबल होगी। अब देखिए पहले क्या देखना, मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड। मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड किस किस में, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि या तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद जो है वो फोर्थ होगी। फिर क्या है दूसरा, ऑक्टेट से कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद चलिए तीसरा क्या है कि न्यूट्रल स्पीशीज विल बी मोर स्टेबल। तो इन दोनों में पता है कौन स्टेबल है, फर्स्ट स्टेबल है किससे, फोर्थ से। अब बाकी ये 2 बचे हैं, ये दोनों। इन दोनों में हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ निगेटिव चार्ज कार्बन पे है और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। कौन सी स्टेबल है, जिस पे निगेटिव चार्ज
किस पे है, ऑक्सीजन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो क्या लिख दूं यहाँ सेकंड और यहाँ क्या लिख दूं थर्ड। तो कुछ इस तरह से जो है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कंफ्यूज मत होना। इस तरह से जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा इन स्ट्रक्चर की। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको देखना है स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। बताइए कैसा करोगे आप। तो देखिए भाई ध्यान से, पहला क्या था आपका, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा दिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड में। तो मतलब ये दोनों ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। चलो पहले इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। अगला क्या है, ऑक्टेट, कोई मतलब नहीं है ऑक्टेट का हमें। उससे अगला क्या है, उससे अगला है हमारा न्यूट्रल और चार्ज, सब चार्ज है। उससे अगला आ जाओ, उससे अगला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। है नेगेटिव चार्ज कार्बन पे या नाइट्रोजन पे, कौन सा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन वाला। तो कौन सा स्टेबल होगा, सेकंड ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट से। फिर हमारे लास्ट में ये दोनों है क्योंकि इनमें बॉन्ड ही कम है। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, कौन सी स्टेबल है, ये वाली, सीधी सीधी पता चल गया हमें, फोर्थ और थर्ड। इस तरह से समझ में आ रहा है कैसा ऑर्डर लगा रहा हूं ये। नेक्स्ट ऑर्डर देखिए कैसा लगाना है आपको। ये क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरह से। इसमें देखिए एक हमारा ये है और ये है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्पीसीज हमारी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले क्या देखने, कोवलेंट बॉन्ड की संख्या सेम दिख रही है मुझे, सेम है। अगला क्या देखना, ऑक्टेट तो सबका ही पूरा है, लगभग क्या सबका ही पूरा है। फिर आगे चलो, चार्ज स्पीसीज सारी चार्ज है। आगे चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, यहाँ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन, इसमें जो है ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में कौन सी स्टेबल हमें लग रही है, फर्स्ट। तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड। अच्छा फिर देखिए अगला क्या था, उसके बाद की चार्ज सेपरेशन शुड बी मैक्सिमम, सेम चार्ज पास नहीं होना चाहिए। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पास में, पॉजिटिव पॉजिटिव पास में। दूसरी चीज देखिए, नाइट्रोजन पर दो नेगेटिव चार्ज, कितनी ज्यादा अनस्टेबल होगी, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई भी आके एकदम रिएक्शन कर लेगा तो रिएक्टिव होगी, स्टेबल थोड़ी ना होगी। तो कौन सा आ जाएगा फिर, सेकंड और फिर थर्ड। इस तरह से आपको आज के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है। आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। अगला आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है आपके सामने। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें बताना है इन पेयर में से कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। फर्स्ट देखिए, ये है आपका और ये है। क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्या दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जी नहीं। ये दोनों टाउटोमर हैं, आपस में टाउटोमेरिज्म यहाँ हुई है। अच्छा एक चीज नोट कर लो, कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ देखो दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हो गया। तो हाइड्रोजन की क्या चेंज हो रही है, पोजीशन। और किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। यहाँ क्या चेंज हुई है, पोजीशन। तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नहीं है। तो ये वाला हो गया नहीं है। ये देखिए, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया और ये इधर चला गया। देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। थर्ड देखिए, थर्ड आपसे क्या बोलता है कि इन पांचों में कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी नहीं है। तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये डबल बॉन्ड देख रहे हो, ये गया इधर, ये गया इधर। यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये हो गई। क्या ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जी हाँ बिल्कुल इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे कि देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, ये इधर, तो यहाँ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। घुमा के लिख दीजिए, सेम स्ट्रक्चर है। तो ये है, ये वाली देखिए, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अच्छा इस वाले में देखिएगा, इस वाले में ऐसा हुआ था, ये जो बॉन्ड है ये गया था, तब यहाँ पॉजिटिव आया था, तो तब ये थी। इस वाले में क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। या दूसरे शब्दों में आप देखिए, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, दूसरी बार यहाँ नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो दोनों चीज हो रही है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाँ बिल्कुल है।
क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉन्ड यहाँ टूट जाए, एक बॉन्ड यहाँ टूट जाए और जो है ये जो लोन पेयर है इसे घूम के जो है कैसे चले जाए कि कुछ इस तरह से आ जाएं ये? तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नहीं। क्यों नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ध्यान से सुनना इसका रीजन, क्योंकि हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। इन देखिए, इन सब में किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 2 आ गई है। कैसे सेम हो जाएगी? कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी? नहीं, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या नहीं होता? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, डिफरेंट नहीं होते। दूसरी चीज, किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई? जो बता रहा हूँ इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, सब एकदम बिल्कुल अच्छी बातें हैं। और ये बस कुछ 2 लेक्चर और हो जाने दो, इसके बाद फिर देखना कितने क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं। अब एक चीज यहाँ मैं और बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। OH और आपके सामने मैंने लिखा है। अच्छा, एक चीज सुन लो, अगर जिस कंपाउंड में जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ना, किसी कंपाउंड में जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। इसमें देखिए, अगर इन दोनों में बात करूं एसिडिटी की, एसिडिटी, तो एसिडिटी में आपको क्या करना है कि इनके क्या बनाने, कंजुगेट बेस आपको इनके बना लेने हैं, और इनके कंजुगेट बेस आपको दोनों के बना लेने हैं। तो मैं दोनों के कंजुगेट बेस बना दूं, बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं इनमें? तो मैंने जो है इनके कंजुगेट बेस बना लिए। देखिए, ये और ये, यहाँ कैसा चार्ज लिख दूं? यहाँ निगेटिव चार्ज, और यहाँ के लिख दूं निगेटिव चार्ज। कंजुगेट बेस बन गए। ठीक है, क्योंकि भाई किसी की भी एसिडिटी देखने के लिए आपको क्या करना है, कितना स्टेबल वो हमारा जो है उसका कंजुगेट बेस है। अब ये निगेटिव चार्ज इसके साथ जो है वो रेजोनेंस में जा सकता है। तो आप क्या सोच रहे होंगे, CH3 स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी। सोच रहे हो तो क्यों नहीं बनेगी? अब इसमें देखिए, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकती है? निगेटिव चार्ज गया इधर और ये गया इधर, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी आपके सामने? डबल बॉन्ड O और यहाँ निगेटिव चार्ज, और यहाँ सॉरी ये यहाँ, और ये जो है हमारा यहाँ, फिर ये निगेटिव चार्ज गया यहाँ, ये चला गया इधर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो गई कि यहाँ निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये O। अब ये निगेटिव चार्ज गया इधर और ये गया इधर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी हो गई? यहाँ निगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बाद में निगेटिव चार्ज गया, ये गया यहाँ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी हो गई कि ये और यहाँ O-। ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसकी। तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, इसकी तो OH की मतलब फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि इसका मतलब इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, तो आप सोच रहे होंगे ये वाला जो है हमारा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका रीजन सुनिए क्या है। इसकी 2 कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, मान लिया कि 2 हैं, एक पे ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज, इस वाले में भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। आगे चलिए, इसका तब रेजोनेंस हुआ है, निगेटिव चार्ज गया ऑक्सीजन पर, और यहाँ जितनी भी स्ट्रक्चर बनी है निगेटिव चार्ज गया कार्बन पर। यहाँ सब में निगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है? कार्बन पे, यहाँ ऑक्सीजन पे। एक ही स्ट्रक्चर है, भले ही चाहे एक ही स्ट्रक्चर है, पर निगेटिव चार्ज कहाँ है? ऑक्सीजन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। यहाँ भले ही कितनी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर निगेटिव चार्ज कहाँ है? कार्बन पर, कार्बन पर। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, कहीं भी ऐसी कंडीशन आए तो कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा एसिडिक है? आपका ये वाला COOH कहीं भी आ जाए वो OH से ज्यादा ही एसिडिक होगा। ध्यान रखना, COOH कहीं भी आ जाए और OH का कोई भी कंपाउंड आ जाए, कितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो COOH वाला उससे ज्यादा ही एसिडिक होगा हमेशा। ठीक, और जो है अगर देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, एलिफेटिक एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल,
तो एलिफेटिक अल्कोहल का क्या मतलब, जिसमें जो है डबल बॉन्ड ना हो, सैचुरेटेड अल्कोहल। तो उन सभी में मात्र एक CH3OH मेथेनॉल ही ऐसा अल्कोहल है, मात्र मेथेनॉल, मैं यहाँ जो है फिनोल की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिफेटिक अल्कोहल, मात्र मेथेनॉल CH3OH ही एक ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर से कम एसिडिक होते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे वाटर से कम एसिडिक होते हैं। मात्र एक ऐसा अल्कोहल CH3OH जो है वो है ज्यादा एसिडिक वाटर से। तो ये भी बात ध्यान रखना, रीजन मुझे नेक्स्ट क्लास में आप बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताना, नहीं तो सबसे शुरू में मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, अच्छा देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ रिलेटेड होगा, हिंट दे रहा हूं, आप सभी देख के मुझे आंसर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई है सारी समझ में आ रही हैं या नहीं, इनके आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो या नहीं। नोट्स बनाना और रिवाइज भी हाथों हाथ करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी चीज पढ़ाई जाए उसे रिवाइज करके चलें। जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप लेक्चर देख के कंप्लीट करें, वो आपका बिल्कुल पक्का तैयार होना चाहिए। इतना तैयार होना चाहिए कि नेट का एग्जाम अगले दिन ही हो, उतने टॉपिक्स का केवल, तो आप जो है पास कर सको, तब आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।